Hello everyone, BA third year, first paper, Western Political Thinker। पहला टॉपिक है हमारा प्लेटो। और इससे पहले वीडियो में हम लोग प्लेटो के बारे में जान चुके हैं। प्लेटो एक यूनानी विचारक थे और उन्होंने राजनीति पर अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जैसे दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि आदर्श राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा शिक्षा की व्यवस्था राज्य के हाथ में होनी चाहिए और राज्य में न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज हम प्लेटो के बारे में ये अपना तीसरा वीडियो लेके आए हैं और प्लेटो में आज हम दो टॉपिक इनके पढ़ेंगे, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत और प्लेटो का साम्यवाद। तो अपने आदर्श राज्य को प्लेटो बताते हैं कि एक आदर्श राज्य तभी आदर्श होगा जब वहां का शासक एक दार्शनिक राजा होगा। तो हमने जाना था एक दार्शनिक राजा बनने के लिए व्यक्ति को बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ता है और उस व्यक्ति में विवेक होता है, बुद्धिमान होता है, सर्वश्रेष्ठ नीति बनाने वाला व्यक्ति होता है। तो आइए जानते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक राजा के क्या विचार हैं। प्लेटो यूनानी विचारक हैं और प्लेटो खुद स्वयं एक कुलीन परिवार से थे और प्लेटो की खुद की इच्छा थी, वो राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन उस समय में राजनीति में बहुत सारी बुराइयां थी जिससे प्लेटो का मन बहुत खराब हो गया और वो विचलित हो गए और उन्होंने एक राज्य के और शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की और उस आदर्श राज्य को और भी ज्यादा आइडियल बनाने के लिए एक दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया। ये प्लेटो का स्वयं का विचार है, उनके मौलिक विचार हैं जो आपको किसी और में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो दार्शनिक राजा किस तरीके का होना चाहिए और कैसे होगा? तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य तभी आदर्श बनता है जब उसका शासक सर्वाधिक ज्ञानी और विवेक संपन्न ना बन जाए, राजा में दर्शन की भावना होनी चाहिए। तो प्लेटो कहते हैं कि जब तक कि राज्य का युवराज पूरी तरह से ज्ञानी ना बन जाए और उसमें दर्शन की क्षमता ना डेवलप हो जाए, तब तक वह दार्शनिक राजा नहीं बन सकता। और दार्शनिक राजा एक सर्वश्रेष्ठ और एक ज्ञानी व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बन सकता है, जिसे मालूम हो जाए कि सही वास्तविक सुख क्या है और उसका कर्तव्य क्या है, वही व्यक्ति एक दार्शनिक राजा बन सकता है। दार्शनिक राजा में विवेक की प्रधानता होती है। हमने प्लेटो के आपको बताया था कि प्लेटो बताते हैं कि व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण हैं, जिनमें विवेक, साहस और तृष्णा, और उन्हीं गुणों की प्रधानता के आधार पर उन्होंने 3 वर्गों का निर्माण राज्य में किया है। वो है हमारा जिसमें विवेक की प्रधानता होगी वो शासक वर्ग है, और जिसमें साहस की प्रधानता होगी वो हमारा सैनिक वर्ग है, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी वो हमारा उत्पादक वर्ग है। तो दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट में प्लेटो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक का गुण प्रधान मात्रा में होगा वो व्यक्ति हमारा दार्शनिक राजा बनेगा। संरक्षक वर्ग के अंतर्गत प्लेटो राजा को, शासक को और सैनिक दोनों को सम्मिलित करते हैं और कहते हैं कि शासक व सैनिक इन दोनों में विवेक होता है, साहस होता है, लेकिन सैनिकों में साहस अधिक होता है और जिन व्यक्तियों में विवेक ज्यादा होगा वो व्यक्ति दार्शनिक राजा बन पाएंगे। दार्शनिक राजा अपने आप में बहुत विशिष्ट होगा, चूंकि प्लेटो के जो आदर्श राज्य की संकल्पना है उसमें राजा का जो पद है वो सर्वश्रेष्ठ है। राजा द्वारा निर्मित कानून ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, राजा के ऊपर कानून का भी कोई बंधन नहीं होता है, मतलब दार्शनिक राजा कानूनों से भी मुक्त रहता है। तो इस तरीके से दार्शनिक राजा बहुत ही कुशल होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए और प्रजा का हित करने वाला होना चाहिए। राजा व्यक्तिगत हितों से मुक्त होना चाहिए। दार्शनिक राजा में प्रेम व स्नेह की भावना होनी चाहिए। इसके बाद प्लेटो बताते हैं कि जो दार्शनिक राजा है उसमें विवेक तो होना ही चाहिए, बुद्धि तो होनी ही चाहिए और साथ साथ होना चाहिए उसमें प्रेम और सहानुभूति, जो अपनी जनता से प्रेम कर सके
और उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर सके। राजा व्यक्तिगत हितों से मुक्त होना चाहिए। तो व्यक्तिगत हित मीन्स उसका पर्सनल इंटरेस्ट, अपने उसके खुद के हित, अपने लाभ। तो प्लेटो ऐसा मानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने स्वयं के हित होंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति अच्छे से नहीं कर सकता। मीन्स कि वो अपने परिवार, अपने हितों की रक्षा करेगा और हो सकता है कि उसको जो अधिकार दिए गए हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, वो उनका दुरुपयोग करने लग जाए और स्वयं के हित की पूर्ति के लिए उन साधनों को प्रयोग करने लग जाए। तो इस प्रकार का राजा सही नहीं होता है। और जहां का राजा स्वार्थ हित की पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लग जाए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए, वो राज्य जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा व्यक्तिगत हितों से मुक्त होना चाहिए। जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट है, उसमें प्लेटो ने राजा को बिल्कुल पर्सनल, उसका ना संपत्ति रखी है उसके पास, ना परिवार है, क्योंकि प्लेटो ये मानते हैं कि व्यक्ति के अगर व्यक्तिगत हित होते हैं तो वो उनकी पूर्ति पहले करता है और वो सब उसके सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो राजा होगा जो अपने स्वयं के हितों से बिल्कुल मुक्त होगा, जिसको ना अपना परिवार देखना है, ना अपनी कोई आर्थिक रूप से व्यवस्था करनी है, और वो क्या करेगा, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी योग्यताओं का प्रयोग वो कहाँ करेगा, प्रजा के हित के लिए करेगा। दार्शनिक राजा राज्य में एकता स्थापित करता है। दार्शनिक राजा क्या करता है, अपने राज्य को एक बनाकर संगठित उसे करता है, उसमें एकता स्थापित करता है। क्योंकि अगर राज्य में एकता नहीं होगी और सभी लोगों में आपस में सबके हित टकराएंगे तो क्या होगा, राज्य में अराजकता आ जाएगी। तो राजा क्या करेगा, दार्शनिक राजा एकता का स्थापित करेगा राज्य में, अपने स्वयं के हित और अपनी प्रजा के हित में एक बैलेंस बनाएगा। और जो नागरिक कर्तव्य बताए हैं, प्लेटो ने जो कहा है कि सबके विवेक के आधार पर, सब में जो विशेष क्वालिटीज हैं उनके आधार पर अपने अपने कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करेगा, तो ये राजा करेगा। प्लेटो क्या कहते हैं कि एक दार्शनिक राजा क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। राज्य रूपी नौका को खेने के लिए ज्ञानी व कुशल और निस्वार्थ नाविक की आवश्यकता है, जो शासन चलाने योग्य हो, आकर्षण से मुक्त हो, यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है और श्रेष्ठ जीवन से क्या तात्पर्य है, वह एक दार्शनिक राजा ही हो सकता है। तो प्लेटो ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक नाव को एक अच्छा नाविक ही चला सकता है, उसी प्रकार से राज्य भी एक नौका का रूप है, नौका के समान है। और उस नौका को चलाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो और कुशल हो और निस्वार्थ एक निस्वार्थ भाव से जो शासन करे और बाह्य आकर्षण से मुक्त हो। मीन्स राजा को किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण अपनी ओर ना आकर्षित करे और ये जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है। मीन्स जो संसार में भौतिक सुख सुविधाएं दिखाई पड़ रही हैं, भोग विलासी ना हो राजा, और राजा जानता हो कि सही सत्य क्या है और वास्तविक सुख क्या है, वही हमारा दार्शनिक राजा होगा। और वह राजा जानता होगा कि श्रेष्ठ जीवन किसे कहते हैं। तो श्रेष्ठ जीवन किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने निस्वार्थ हो और किसी भी मोह माया बंधन में ना झगड़ा हो और किसी भी प्रलोभन से दूर हो, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान हो और अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा बन सकता है। तो आइए, हमने यहाँ जाना कि दार्शनिक राजा क्यों जरूरी है। चूंकि राज्य के लिए एक कुशल व्यक्ति की जरूरत है और यदि राजा कुशल नहीं होगा तो राज्य की शासन व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी, चलाना तो दूर, चल ही नहीं पाएगी और राज्य में प्रजा सुखी नहीं रहेगी और राज्य का जो उद्देश्य है प्रजा का हित, वो भी नहीं हो पाएगा। तो राजा कैसा होना चाहिए, जो जाने कि सही क्या है। अरस्तु के दार्शनिक राजा की कुछ विशेषताएं हैं, बताते हैं। नियम व कानूनों से मुक्त। तो राजा क्या है,
राजा किसी भी नियम में नहीं बंधा है और सभी प्रकार के कानूनों से मुक्त है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। दूसरी विशेषता, कर्तव्य परायण है, राज्य हित में समर्पित है। तो जो राजा है वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है और अपने राज्य के हित के लिए समर्पित है। राजा का जीवन का लक्ष्य ही राज्य का हित है, प्रजा का हित है और वो अपने इस कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करता है। वही राजा हमारा दार्शनिक राजा है। तीसरा, संविधान के मूल सिद्धांतों से अलग नहीं। तो प्लेटो बताते हैं कि जो संविधान है उनके जो मूल सिद्धांत है वो भी राजा के जैसे ही है, जो राजा के कर्तव्य हैं, और राजा इन सिद्धांतों से अलग नहीं हो सकता कि मौलिक सिद्धांत जो संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं उनसे अलग राजा कोई कार्य करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायप्रिय है। चौथी विशेषता क्या है कि राजा पूरी तरह से न्यायप्रिय है, न्याय में उसकी विश्वास है। चूंकि प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। किसी भी राज्य के लिए न्याय व्यवस्था उचित प्रकार से हो तो उस राज्य का समुचित विकास और कल्याण हो सकता है। अगर न्याय नहीं होगा तो अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की विशेषताएं क्या है और वो किस प्रकार का राजा होगा। प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, आदर्शवादी है, लेकिन फिर भी इसकी कहीं ना कहीं आलोचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। वो आलोचनाएं क्या है जानते हैं। पहला, राजा निरंकुश बन सकता है। तो इसकी आलोचना ये कहकर भी की गई है कि अगर हम राजा को ही, एक ही व्यक्ति को पूरी शक्तियां दे देंगे, पूरे अधिकार उसके पास होंगे, तो वो अपनी सत्ता का, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा और वो एक निरंकुश शासक में परिवर्तित हो जाएगा। ये कह के भी इसकी आलोचनाएं की गई है। लोकतांत्रिक सिद्धांत, ये सिद्धांत है, शॉर्ट में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना। तो विचारक कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट है वो एक लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है जिसमें प्रजा को सब कुछ मानना है, प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना है, तो उन सिद्धांतों के विरुद्ध है और ये उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है। राजा का विचार काल्पनिक है। नेक्स्ट, इसकी आलोचना क्या क्या की जाती है कि जो ये दार्शनिक राजा है वो अपने आप में इतना दार्शनिक, इतना आदर्श है, इतना कि ऐसा लगता है कि मानो ये कल्पना की गई है। क्योंकि ऐसे राजा और ऐसे व्यक्ति का होना समाज में देखने के लिए ऐसे दार्शनिक राजा नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो विचार है वो काल्पनिक दिखाई पड़ता है, ऐसा कहकर इसकी आलोचनाएं की गई है। इसीलिए ये कहते हैं कि विचारक कि प्लेटो के जो विचार है वो इतने ज्यादा आदर्शवादी हो गए हैं कि वास्तविकता से परे दिखते हैं और वास्तविकता में हम उस तरीके का ना आदर्श राज्य देख पाते हैं और ना हमें आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा दिखाई देता। तो ये थे प्लेटो के आदर्श राज्य से दार्शनिक राजा से संबंधित विचार, उनकी विशेषताएं और उनकी आलोचनाएं। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो हमने लिया प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ प्लेटो, जो अपने आप में एकदम अलग दिखाई पड़ती है और जो किसी भी और विचारक के विचारों में हम नहीं देख पाते हैं। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो विचार दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा कि आदर्श राज्य वह होगा जहां शिक्षा की व्यवस्था उचित होगी, राज्य के नियंत्रण में होगी। दूसरा, वहां क्या होगा कि जो उसका संरक्षक वर्ग है उसके लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि दो प्रकार का साम्यवाद वो बताते हैं, एक है संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। अब आइए जानते हैं कि साम्यवाद क्या है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो जो हमारे शासक वर्ग, ध्यान से सुनिए, 3 वर्ग प्लेटो ने बताए थे, हमारा शासक वर्ग और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग है उसको उसने मुक्त रखा है, उसके लिए कोई साम्यवाद की व्यवस्था नहीं है। ये साम्यवाद सिर्फ हमारे संरक्षक वर्ग के लिए, और संरक्षक वर्ग में 2 ही वर्ग शामिल हैं और वो हमारे हैं शासक और सैनिक। तो इन्होंने क्या कहा
कि शासक व सैनिकों की कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। ये शासक और सैनिकों को निजी संपत्ति रखने से निषेध करते हैं, उनको रोक लगाते हैं, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। दूसरा क्या कहते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं होगा। तो ये क्या कहते हैं कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है वो एक ही जगह निवास करेंगे और एक ही जगह वो सामूहिक रूप से मिलजुल कर रहेंगे। ना उनका अपना कोई निजी परिवार होगा, ना निजी संपत्ति होगी। चूंकि प्लेटो ये मानते हैं, वो धन को कहते हैं कि धन ज्यादा आने से व्यक्ति विलासितापूर्ण हो जाता है और अपने जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं करता। और क्या कहते हैं कि व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। तो प्लेटो का यह मानना था कि संपत्ति और परिवार वो व्यक्ति को अपने आकर्षण में इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं कि व्यक्ति फिर उन्हीं की निजी जो उसका हित पूर्ति है उसी में लग जाता है और अपने सामाजिक कर्तव्यों से वो विमुख हो जाता है, तो उनकी अवहेलना कर सकता है। तो इसी चीज को उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को परिवार व संपत्ति से बिल्कुल हटा दिया और उनके लिए ये नियम बना दिया कि उनका लिए साम्यवाद की व्यवस्था कर दी, जहां वो सब एक ही स्थान पर निश्चित रूप से मिलके सब रहेंगे और वहीं उनकी कोई पर्सनल उनकी ना कोई संपत्ति होगी ना कोई परिवार होगा। तो ये कहते हैं कि सब सबके पति होंगे, सब सबकी पत्नियां होंगी और सब मिलजुल कर एक ही स्थान पर निवास करेंगे और अपनी संपत्ति निजी नहीं रखेंगे और उनसे उत्पन्न संतानें राज्य की होंगी। तो इस तरीके से ये साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं। और प्लेटो का क्या विचार है? शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था बताते हैं। पहला होगा संपत्ति विषयक साम्यवाद, जिसमें वो संपत्ति निजी संपत्ति रखने का निषेध करेंगे। जो कहते हैं कि शासक और सैनिक वर्ग है वो अपनी निजी संपत्ति नहीं रखेगा। परिवार विषयक साम्यवाद कहता है कि इनका कोई निजी परिवार नहीं होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो विचार है ये राजा, शासक और सैनिक वर्ग को किसी भी प्रकार के भोग विलास से दूर करता है और उनकी निजी संपत्ति को उनसे हटा दिया जाता है, जिससे कि उनमें समानता की भावना आ जाए और कोई किसी का अहित ना करे। और ये उत्पादक वर्ग को और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त बनाने की एक विचारधारा थी इनकी। आइए देखते हैं इनकी विचारधारा की कुछ विशेषताएं। उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, तो ये क्या है? पहली विशेषता इनकी कि इनका जो ये विचार है साम्यवाद का वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, मीन्स केवल ये दो ही वर्गों के लिए, सैनिक व शासक वर्ग के लिए। दूसरा, शासन को दोष मुक्त करना है। तो ये क्या कहता है कि ये जो विचारधारा है वो अरस्तु ऐसा मानते हैं कि धन व्यक्ति को दोष और भोग विलास में लिप्त कर देता है, तो क्यों ना उससे धन को ही हटा दिया जाए। जब ना कोई संपत्ति होगी तो वो किसकी ना कोई हित होगा अपना, ना परिवार होगा, तो वो क्या करेगा? समाज का ही कार्य करेगा। तो शासन को दोष मुक्त बनाना इनका एक विशेषता है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। तो क्या बताते हैं प्लेटो कि प्लेटो का जो ये साम्यवाद है वो शासक व सैनिक वर्ग को भोग विलास से दूर करता है और उनमें उनकी त्याग समर्पण को आगे लाता है, त्याग का मार्ग है। चौथा इनकी विशेषता राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को अलग रखता है। राजनीति में प्लेटो ये मानते हैं कि राजनीति और आर्थिक शक्ति अगर एक ही जगह आ जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं एक विरोध उत्पन्न होगा और समाज में कमियां आएंगी। तो इन दोनों को अलग रखते हुए वो राजनीति से धन को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। इनकी आलोचनाएं की गई हैं इस सिद्धांत की। अरस्तु जो इनके शिष्य थे बहुत इनकी इस विचार की आलोचनाएं की हैं और क्या क्या की हैं कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है परिवार वाला और संपत्ति का, ये मानव समाज के लिए है ही नहीं। ये पशु जगत का नियम है जिसको प्लेटो ने मानव समाज पे लागू करने की बात की है। निजी संपत्ति आलोचनाओं में हम जाते हैं। निजी संपत्ति व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी। तो इनकी ये कह के आलोचना की गई है कि व्यक्ति के पास जो निजी संपत्ति होती है वो उसका विकास करने में सहायक के रूप में कार्य करती है, ना कि बाधक के रूप में। तो
दूसरा, मानव जीवन में ये नियम लागू नहीं किया जा सकता। जो हम पहले बता रहे थे वही, कि ये जो साम्यवाद का नियम है वो मानव जीवन में हो ही नहीं सकता। एक रियलिटी नहीं है कि आप इसे लागू कर दें और ऐसा हो, ये नहीं हो सकता। समूचे राज्य को परिवार नहीं कहा जा सकता। ये क्या बताते हैं कि अगर आप कहें कि नहीं सब एक ही जगह मिलजुल के रहेंगे, सबके संबंधी होंगे, तो ये नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं है, इन्हें परिवार नहीं कहा जा सकता। वहां क्या होगा कि हो सकता है कि सब जो उपयोग है वो तो वस्तुओं का अच्छे से कर लें, लेकिन उनकी सुरक्षा कोई भी ध्यान ना दे, तो ये चीजें आएंगी। व्यक्ति को एक साधन मानता है। ये जो साम्यवाद की जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, वो क्या करता है कि व्यक्ति को एक साधन के रूप में राज्य के लिए प्रयोग में लाता है, जबकि व्यक्ति साधन नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के हित के लिए एक साधन का कार्य करता है। तो इतना है, ये हमारा था प्लेटो का साम्यवाद और हमारे दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अपने आप में कुछ अलग ही बात करता है, जो अपने समाज में हम कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।